चलो, डिपार्टमेंटल अकाउंट में अब डिपार्टमेंटल अकाउंट आपको तैयार करने हैं। मतलब एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो? हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में करना क्या चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं कि कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री, जितने भी कंपनी के डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट ने परफॉर्म कैसे किया है। मतलब उस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। इसी को तो हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी कोई डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि ये डिपार्टमेंट, मतलब ये कंपनी है, बिजनेस है, लोकेशन है जहां पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे दुकान पे चला रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ हम बेच रहे हैं ग्रोसरी, यहाँ हम बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, एंड पार्टीशन करके हम यहाँ बेच रहे हैं क्या बेच रहे हैं सर, क्लोथ्स, एंड यहाँ बेच रहे हैं हम क्या, शूज, और यहाँ हम बेच रहे हैं फर्नीचर। ठीक है। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि फर्नीचर डिपार्टमेंट से, इस डिपार्टमेंट से कंपनी को एक्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बट ऑब्वियसली प्रॉफिट जानना चाहेंगे, लॉस हुआ होगा तो बंद कर दिया, क्या होता आपका। उसी तरीके से ग्रोसरी डिपार्टमेंट से हमको एक्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उस तरीके से यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, और यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये आपको जानना है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं पे भी अगर आपको जानना चाहते हो कि कैसे परफॉर्म किया है, तो आपको जाननी पड़ेगी इनकम्स। इनकम में से क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस माइनस, तब जाके यहाँ पे मिलेगा आपको प्रॉफिट। ठीक है। अब इनकम का जो सवाल है, तो हमें ये इजीली मिल जाती है कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी इनकम की है, तो इजी है फाइंड करना। क्योंकि फर्नीचर बिका होगा तो फर्नीचर का अलग से हमने बिल ट्रेस किया होगा, अलग से हमने बिल दिया होगा। इनकम को जानना बहुत इजी है ना। फर्नीचर कितना बेचा, या क्लोथ कितने बेचे, या शूज कितने बेचे, या ग्रोसरी कितना बेचा, ये जानना बहुत इजी है, इनकम पता चल जाती है। एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है कि कुछ एक्सपेंसेस जो है वो हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ही करते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस है जो कॉमन होते हैं, एज अ कंपनी, एज अ यूनिट, एज अ होल होता है। क्या कह रहा हूं, इनकम को जानने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इनकम को हम इजीली जान सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सपेंसेस को जानने में। जानने में मतलब एक्सपेंस पता तो होता है, लेकिन ये एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम कह ही सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ही किए। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हम बोल ही सकते हैं कि एक्सपेंसेस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ही किए गए। तो सिंपल है, वो एक्सपेंस को उसी डिपार्टमेंट में जाने दो प्रॉफिट लॉस जानने के लिए। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो यूनिट एज अ होल किए गए हैं, है ना, ये पूरा कंपनी एज अ होल किए गए हैं, सभी डिपार्टमेंट के लिए किए गए हैं। तो कुछ एक्सपेंसेस कॉमन होते हैं, तो फिर उस एक्सपेंसेस का क्या करना पड़ता है, हमको अलग अलग डिपार्टमेंट में उसका डिवीजन करना पड़ता है, उस एक्सपेंस को अलग अलग डिपार्टमेंट में ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये प्रॉब्लम। ठीक है सर, एग्जांपल से बताओ सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर में यहाँ पे काम करते हैं 5 एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। मान लो क्लोथ्स में काम करते हैं 2 एम्प्लॉय, शूज में काम करते हैं 3 एम्प्लॉय, और यहाँ पे काम करते हैं फॉर एग्जांपल ग्रोसरी में 10 एम्प्लॉय। अब ये 10 एम्प्लॉय ग्रोसरी में ही काम करते हैं, कभी भी ये एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय ऊपर जाते नहीं, क्लोथ में या शूज डिपार्टमेंट में या फर्नीचर डिपार्टमेंट में जाते ही नहीं है। तो जो 10 एम्प्लॉय का जो भी सैलरी है, जो भी पगार है, वो ग्रोसरी डिपार्टमेंट में ही जाने दो ना। इसका थोड़ी आपको बंटवारा करना है पूरे कंपनी में, सभी डिपार्टमेंट में, क्योंकि दिस एक्सपेंस बिलोंग्स टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
तो ऐसे केसेस में वो एक्सपेंस उसी डिपार्टमेंट में जाने दो। यहाँ पे 2 एम्प्लॉय काम करते हैं या 2 वर्कर काम करते हैं, जो बोलना है आपको, तो यहाँ 2 एम्प्लॉय का जो वेजेस है वो यहाँ जाने दो, यहाँ 3 एम्प्लॉय का वेजेस शूज में जाने दो, एंड सो ऑन। तो कुछ एक्सपेंसेस हैं जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही जाएंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एलोकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? एलोकेशन। एलोकेट कर देना। एलोकेशन का मतलब क्या? जो भी ओवरहेड्स होते हैं, जो भी कॉस्ट होते हैं, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही जाते हैं विदाउट डिवाइडिंग एक्सपेंसेस टू ऑल द डिपार्टमेंट। और अपॉर्चमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हुए हैं, वो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटने पड़ेंगे, इसे बोलेंगे अपॉर्चमेंट। क्लियर? ठीक है। सर इसका एग्जांपल दीजिए, अपॉर्चमेंट का एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारी कंपनी है, ये जो हमारी कंपनी है, ये हमारा पूरा यूनिट है। ये हमारा पूरा यूनिट है, ठीक है। ये हमारा पूरा यूनिट है सर, ये पूरा का पूरा ये हमारा पूरा यूनिट है। इसमें सब डिपार्टमेंट आ गए। बताओ, जब भी अगर आपने ये पूरा का पूरा लोकेशन, पूरी की पूरी जगह जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट खुल के रखे हैं, अगर आपने जगह रेंट पे लेके रखी है, तो आप क्या पे कर रहे हो? रेंट पे कर रहे हो। अब रेंट पे कर रहे हो फॉर एग्जांपल 10 lakhs। कितना पे कर रहे हो? 10 lakhs। तो अभी ये रेंट तो कॉमन हो गया ना सभी डिपार्टमेंट के लिए। अब इस रेंट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा इन 4 डिपार्टमेंट के अंदर। ग्रोसरी में कितना रेंट जाएगा, क्लोथ के लिए कितना जाएगा, शूज के लिए कितना जाएगा, और फर्नीचर में कितना रेंट जाने वाला। उसी तरीके से पूरी बिल्डिंग का ही क्या आने वाला है? प्रॉपर्टी टैक्स आएगा। पूरे बिल्डिंग का ही क्या लगने वाला है? डेप्रिसिएशन लगेगा। पूरे बिल्डिंग का ही आपने क्या पे किया होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा फॉर द फायर। तो ये वो एक्सपेंसेस जो है, जो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अपोषण करने पड़ेंगे, बंटवारा करने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं अपोषमेंट। अब यही कैसे करना है वो आपको जानना है, यही कैसे करना है यही हमको उनको जानना है। ठीक है, चलिए जानते हैं। चलिए, कौन कौन से एक्सपेंसेस है, एक एक एक्सपेंसेस को अलग अलग से समझते हैं। ठीक है, ये वो एक्सपेंस का लिस्ट लिखा है, ये वो एक्सपेंस का लिस्ट लिखा है जो सेल्स रेशियो में बढ़ने वाला है। जैसे आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, पैकिंग एक्सपेंसेस है, डिलीवरी एक्सपेंस है, कैरियज आउटवर्ड है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड है, एंड एडवर्टाइजमेंट है। ये ये एक्सपेंसेस अगर आपको कॉमन दिए थे, मतलब पूरे यूनिट ऐसे होल किया गया है, पूरे कंपनी ऐसे होल किया गया है ना, तो आप सेल्स रेशियो में बांटोगे। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। फॉर एग्जाम्पल देख फिर से एक बार, जैसे हमारा डिपार्टमेंट था, ठीक है, यहाँ था क्या? ग्रोसरी। क्या था यहाँ पे शूज था, यहाँ पे क्लोथ था, यहाँ पे क्या था? फर्नीचर। अभी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, और आपने एडवर्टाइजमेंट की, और एडवर्टाइजमेंट में पूरे कंपनी एज अ होल एडवर्टाइजमेंट की है। आपने सभी डिपार्टमेंट की इकट्ठा एडवर्टाइजमेंट की। देखो, एडवर्टाइजमेंट करने के दो तरीके। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो पेपर में, कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और आप सिर्फ फर्नीचर को ही एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हो कि आओ कोई हमारा फर्नीचर खरीदो, तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, इसका अपोस्टमेंट क्यों करेंगे? फर्नीचर को बेचने के लिए ही अगर आपने एडवर्टाइजमेंट की है, तो ये डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट का खर्चा फर्नीचर डिपार्टमेंट में ही जाने दो। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है, आपने कोई ऐड की और इस ऐड के अंदर बताया कि भाई हमारे वहां पे आके फर्नीचर भी बाय करो, क्लोथ बाय करो, ग्रोसरी बाय करो, सब कुछ बाय करो, तो ऐसे केसेस में एडवर्टाइजमेंट तो कॉमन हो गया। तो फिर क्या करना? सेल्स रेशियो में एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस को बांट देना, सेल्स रेशियो में। तो फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया आपको, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया फॉर एग्जांपल
1,20,000। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट का, ग्रोसरी का सेल फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट करने के बाद ग्रोसरी का सेल हुआ था 10 लाख, शूज का सेल हुआ था 2 लाख, क्लोथ का कितना हुआ था 3 लाख, फर्नीचर का 4 लाख। तो इस रेशियो में कौन सा 10:3:2:4 में इसको डिवाइड कर देना, 120 को डिवाइड कर देना, ये क्या है। और कभी कभी क्या होता है, हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, फॉर एग्जांपल हम न्यूज़पेपर में, ये है न्यूज़पेपर, ये मैंने बनाया न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर में मैंने ऐड दिया। अब ये न्यूज़पेपर का जो पेज है, उस पेज में से आधे पेज पे मैंने यहाँ बताया कि हमारे पास कौन कौन से फर्नीचर है सर, सोफा सेट है ना, टेबल है ना, चेयर है ना, ये ना फलाना ढिमाका। ये मैंने फर्नीचर के लिए ये पेज इतना स्पेस यूज कर दिया पेपर में, और फिर इतना पेज यूज किया मैंने क्लोथ के लिए, इतना पेज यूज किया मैंने ग्रोसरी के लिए, इतना पेज यूज किया मैंने शूज के लिए। तो अभी जो इसका जो खर्चा है, ये जो एडवर्टाइजमेंट का 1,20,000 का जो खर्चा था, आप देख सकते हो कि पेपर में आधी से ज्यादा जगह तो फर्नीचर के लिए यूज हो रही है। तो 120 में से 60,000 तो आप कहाँ ले लेना, फर्नीचर में ही डाल देना, फर्नीचर डिपार्टमेंट में ही एज एन एक्सपेंस डाल देना, और बाकी का 60 का इन तीनों में इक्वली डिवाइड कर। सिंपल है। कहने का मतलब ये कि फर्नीचर, कहने का मतलब ये कि अगर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ऐड कर रहे हो तो उस ऐड का खर्चा उसी डिपार्टमेंट में जाने दो। लेकिन यूनिट ऐसे होल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो ऐसे केसेस में उसको आपको एक सेल्स बेसिस पे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ये समझाया मैंने, एडवर्टाइजमेंट प्रिंट एड देते हो तो स्पेस के बेसिस पे आपने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है एड में, एडवर्टाइजमेंट में, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। डिस्काउंट सेल्स के बेसिस पे जाएगा, है ना, डिस्काउंट देने से सेल्स बढ़ता है, सिंपल है ना। आफ्टर सेल्स सर्विसेज सेल्स के बेसिस पे खर्चा होता है, जितना सेल्स करोगे उतना ही आफ्टर सेल्स सर्विसेज बढ़ने वाला है। सेलिंग एक्सपेंसेस और ऑब्वियस है सेल्स पे डिपेंड करता है। ये जितने भी एक्सपेंसेस है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक्सपेंसेस है जो सेल्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये अगर एक्सपेंसेस अगर आपने कॉमन की है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं की, पूरे कंपनी ऐसा होल की है, यूनिट ऐसा होल की है, तो सेल्स रेशियो में बांटना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे और एक एक्सपेंस आता है बैड डेट्स। कौन सा, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स है ना, याद रखना क्रेडिट सेल के बेसिस पे अपोर्शन कर देना, बांट देना सबके अंदर। तो ये एक्सपेंसेस था, सेल्स रेशियो पे जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब क्या है, एक्सपेंस ऑफ परचेज। बताओ कौन कौन से एक्सपेंसेस परचेज से जुड़े हैं, है ना। जैसे कि कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। ऑक्ट्रॉय जो भी लेते नहीं है एक्चुअली, बट कभी एग्जाम्पल में ऑक्टर लिखा हो तो। फिर इंपोर्ट के एक्सपेंसेस, मे बी इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट के एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड। फिर डिस्काउंट आपको मिला है वो, डिस्काउंट रिसीव। ये वो सब एक्सपेंसेस है जो परचेज पर डिपेंड करते हैं। अगर कंपनी परचेज ही नहीं करेगी तो एक्सपेंस भी नहीं होंगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको कैरेज इनवर्ड दिया है और आपको इस कैरेज इनवर्ड का बंटवारा करना है सभी डिपार्टमेंट के अंदर, तो कैरेज इनवर्ड को परचेज के बेसिस पे सभी डिपार्टमेंट में बांट देना। ये परचेज कौन सा लेना, नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देना। ऑक्ट्रॉय है, इनपुट ड्यूटी है, फ्रेट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये परचेज के बेसिस पे बंटवारा करते हैं अगर ये एक्सपेंसेस कॉमन दिए गए तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि यार इंपोर्ट ड्यूटी जो है, इंपोर्ट ड्यूटी हम पे करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी हम पे कर रहे हैं सिर्फ फर्नीचर को इंपोर्ट करने में, तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। इंपोर्ट ड्यूटी का सभी एक्सपेंसेस फर्नीचर डिपार्टमेंट में डाल देना। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट है एक्सपेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो सकता है ना, उसका रिपेयर हो सकता है, इसका इंश्योरेंस हो सकता है, एसी के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो तुम कैसे करना, ये सभी के सभी एक्सपेंसेस कैसे करना, अलग अलग तरीके हैं। डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंश्योरेंस, एसी एक्सपेंसेस जो भी है, अलग अलग तरीके हैं। पहले तो एरिया के बेसिस पे बंटवारा करने की कोशिश करना। मतलब क्या, जो भी हमारा डिपार्टमेंट था, जो भी हमारा डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट में आपने कौन से डिपार्टमेंट ने कितना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है ना। ग्रोसरी ने और फर्नीचर ने एरिया इक्वली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, जबकि क्लोथ्स ने और शूज ने एरिया आधा आधा ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो जब भी डेप्रिसिएशन आएगा, पूरे बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन आएगा, उस एरिया के बेसिस पे, इस एरिया के बेसिस पे, है ना। तो मान लो यहाँ पे ये 500 स्क्वायर फीट था, ये 500 स्क्वायर फीट है, और ये भी वॉट से 500 स्क्वायर फीट होगा। बट यहाँ पे फर्नीचर के लिए 500 स्क्वायर फीट लोगे, ग्रोसरी के लिए कितना लोगे, 500 स्क्वायर फीट लोगे, लेकिन क्लोथ एंड शूज के लिए कितना लोगे, 250 250। तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 2:1 1 एंड 2। ठीक है, तो इस रेशियो में डेप्रीशिएशन का बंटवारा करते हैं ना सभी डिपार्टमेंट के अंदर। तो एरिया दिया हो तो एरिया के बेसिस पे, और कभी कभी एरिया से भी बहुत क्लोज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैल्यू, वैल्यू ऑफ दैट एरिया, है ना। तो देखो, एरिया तो देख लिया आपने, नीचे का एरिया 500 स्क्वायर फीट है, ऊपर का एरिया 500 स्क्वायर फीट है, लेकिन ऊपर के एरिया की वैल्यू कम है और नीचे की एरिया की वैल्यू ज्यादा होती है। पर्टिकुलरली, है ना, रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी नीचे होती है, ग्राउंड फ्लोर पे होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ऊपर की तरफ वैल्यू कम होती है। तो कभी कभी एरिया को ना नहीं देखते हुए हम वैल्यू के बेसिस पे करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया है, बताया गया है, वैसे हम करेंगे, है ना। एरिया का तो वैल्यू के बेसिस पे क्या कर देंगे हम, इसका बंटवारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लास्ट में लास्ट लिस्ट, है ना, ये रहा एक्सपेंस ऑफ, जस्ट सेकंड, ठीक है, देख लीजिए फिर से क्या है, एक्सपेंस ऑफ मशीन, मशीन से जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेस हो गए, तो डेप्रिसिएशन मशीन से, डेप्री ऑफ मशीन, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ अ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ अ मशीन। तो इस एक्सपेंस को अलग अलग डिपार्टमेंट में आप अपोर्शन करना ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अगर उस डिपार्टमेंट में प्लांट एंड मशीन है तो ही उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट उसको जाएगा। कहने का मतलब ये कि ये हमारा था यूनिट एज अ होल, यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट करके रखे हुए हैं, यहाँ पे दो थे। यहाँ पे ग्रोसरी में, मान लो ग्रोसरी में कोई मशीन रखा ही नहीं, मान लो ऐसा, है ना, यहाँ मशीन था, फॉर एग्जांपल यहाँ मशीन था, मान लो ग्रोसरी में भी मशीन है, क्लोथ में मान लो यहाँ मशीन नहीं है और यहाँ मशीन नहीं है, तो मशीन था कहाँ पे, यहाँ पे था, ये फर्नीचर वाला था, ये फर्नीचर, ये वाले डिपार्टमेंट में मशीन था और यहाँ पे मशीन था। तो उसका डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट है, किसका, मशीन का, मशीन कहाँ पे है, डिपार्टमेंट यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसका जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है इन दोनों को ही बांटना। बट कैसे, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन, यहाँ पे कितने का प्लांट एंड मशीन की वैल्यू थी, प्लांट एंड मशीन की वैल्यू है, और यहाँ पे कितनी प्लांट एंड मशीन की वैल्यू है, यहाँ 10 लाख का प्लांट एंड मशीन था और यहाँ पे 5 लाख का प्लांट एंड मशीन था, तो डेप्रीशिएशन जो भी दिया गया होगा 10:5 में, 5:10 में बांट देना। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मशीन है, यहाँ पे भी मशीन है, यहाँ पे भी मशीन है, तो हर एक डिपार्टमेंट में मशीन की वैल्यू फाइंड करना और डेप्रीशिएशन को इस तरीके से बंटवारा कर देना। लाइटिंग, है ना, लाइटिंग तो हर एक जगह पे चाहिए, यहाँ पे भी लाइटिंग चाहिए, यहाँ पे भी लाइटिंग चाहिए, लाइटिंग हर एक जगह पे चाहिए ना भाई, है ना। यहाँ पे भी लाइटिंग चाहिए आपको, यहाँ पे भी लाइटिंग चाहिए, लाइटिंग चाहिए। तो डिपेंड करता है कि नंबर्स ऑफ लाइट पॉइंट यहाँ कितने हैं। अब लाइट बिल तो पूरे कंपनी का ही आएगा ना,
अलग अलग थोड़ी मीटर लगा के रखा होगा आपने। तो जो लाइटिंग का खर्चा है, फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपए आया है पूरे साल का, उस 12 लाख के एक्सपेंस को अलग अलग डिपार्टमेंट में हम कैसे बांटे, डिपेंड करता है कि हर डिपार्टमेंट में कितने लाइट के पॉइंट लगा के रखे हैं। नीचे ग्रोसरी वाले में आपने 100 पॉइंट लगा के रखे थे, यहाँ पे आपने 20 पॉइंट लगा के रखे हैं, यहाँ पे 20 लगा के रखे हैं, समझ रहे हो ना? डिपेंड करता है कि हर एक जगह पे कितने लाइट के पॉइंट लगा के रखे हैं। क्योंकि जहां पे लाइट के पॉइंट लगा के रखे होंगे ज्यादा, वहां पे लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हुई होगी, तो उसका एक्सपेंस वैसे बांट देना। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है, मान लो हर एक डिपार्टमेंट में स्टॉक है ही, हमारे पास यहाँ पे भी स्टॉक है, हर जगह पे स्टॉक है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेसिस पे हर डिपार्टमेंट में कितने का स्टॉक था उसकी वैल्यू फाइंड करना, और इसके बेसिस पे इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया होगा आपने स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस इंश्योरेंस प्रीमियम को बांट देना वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेसिस पे। ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने, आपके पास फॉर एग्जांपल 50 एम्प्लॉय है, उस 50 एम्प्लॉय में से 5 है मैनेजर और बाकी फॉर एग्जांपल 45 है वर्कर्स, तो आपने इस 50 एम्प्लॉय का इकट्ठा इंश्योरेंस लिया है, ग्रुप इंश्योरेंस लिया है, और ये 50 एम्प्लॉय का जो इकट्ठा इंश्योरेंस लिया उसका प्रीमियम आपको आया है 1 लाख रुपए। आप इसका बंटवारा कैसे करें, 1 लाख का बंटवारा कैसे करें, और ये 50 एम्प्लॉय कहाँ के थे, ये 50 एम्प्लॉय सभी डिपार्टमेंट में मिला के थे, आप इसका प्रीमियम को बंटवारा कैसे करें? तो डिपेंड करता है कि हर एक का वेजेस कितना है। अब ये लोग जो है, ये लोग जो, ये 5 लोग थे, उनका सैलरी या उनका वेजेस ज्यादा होगा, इनका वेजेस सैलरी कम होगा, तो आपने जो प्रीमियम पे किया होगा, है ना, हम जो प्रीमियम पे करते हैं ना, तो प्रीमियम पे करने का पर्पस क्या होता है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होगा इस एम्प्लॉय को, तो हम कॉम्पनसेट कर पाए। बट ये एम्प्लॉय का अगर कुछ हो गया तो कॉम्पनसेशन ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उनका वेजेस सैलरी ज्यादा है, इनको कॉम्पनसेशन आपको कम देना पड़ेगा, उनका वेजेस सैलरी कम है। तो आपने इनका इंश्योरेंस ज्यादा लिया होगा, इनका इंश्योरेंस कम लिया होगा, तो प्रीमियम इस पे ज्यादा दिया होगा, प्रीमियम इस पे कम दिया होगा। इसलिए ऐसा कहते हैं कि उनके सैलरी के बेसिस पे हमको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, तो उनकी सैलरी लो। उसी तरह से पीएफ में कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि आपकी पगार कितनी है, जितनी पगार ज्यादा उतना कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है, ज्यादा। फैक्ट्री मैनेजर का सैलरी, टाइम स्पेंड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में हम यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, दोनों फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री ए है, ये फैक्ट्री बी है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हमने मैनेजर इन दोनों के लिए कॉमन रखा है। तो मैनेजर अगर 8 घंटे काम करता है तो 5 घंटे यहाँ पे खड़ा रहता है, 3 घंटे यहाँ पे खड़ा रहता है। तो मैनेजर की जो आप पगार पे करते हो वो डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने टाइम वो स्पेंड कर रहा है। जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड करे वहां पे पगार का हिस्सा ज्यादा जाएगा। एंड लास्ट में कैंटीन के एक्सपेंसेस, वेलफेयर के एक्सपेंसेस, कॉमन रूम के एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस जो हमने वर्कर के लिए किए हैं, एम्प्लॉय के लिए किए हैं, वो उनके बेसिस, नंबर्स के बेसिस पे जाने दें। मतलब जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा लोग काम करेंगे, है ना, वहां पे कैंटीन का जो खर्चा होगा उस डिपार्टमेंट में ज्यादा जाएगा। क्लियर है? इस एक्सपेंसेस को, कैंटीन के एक्सपेंसेस को हम सैलरी के बेसिस पे थोड़ी बांटेंगे, समझ रहे हो ना? ये कैसे बांटा जाएगा कि कितने डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जिसकी पगार ज्यादा होगी ज्यादा खाएगा, जिसकी कम होगी वो कम खाएगा, ऐसा तो है नहीं। मतलब कैंटीन के एक्सपेंसेस, वेलफेयर के एक्सपेंसेस हम पर हेड करते हैं, तो देख लेना हर डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग काम करते हैं, उसके बेसिस पे बांट देना। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये खत्म हो जाता है हमारा एक्सपेंसेस को किस तरीके से क्वेश्चन।